मूवी की स्टार्टिंग में इराक की एक सिटी जिसका नाम हाट्रा होता है उसको दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ पुरानी चीजों के खोज के लिए खुदाई हो रही थी। और वहाँ पर फादर मैरिन को भी दिखाया जाता है जो बाकी लोगों के साथ मिलकर खुदाई कर रहे हैं। वहाँ पर उन्हें एक तावीज मिलता है। वह तावीज शैतान पुजुजू का होता है, जो कि असल में बहुत ही पावरफुल शैतान होता है, जो गर्मियों के मौसम में सूखापन और बारिश के दिनों में टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफान लाता है। ये टिड्डियां लाखों की तादाद में होती हैं और ये सारी टिड्डियां फसलों पर हमला करके उन्हें तबाह और बर्बाद कर देती हैं, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाती है और लोग भूख से मरने लगते हैं। फुजुजू का एक दुश्मन भी होता है जिसका नाम होता है लेमिस्टो, जो कि माँ और उसके बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और बच्चों को उनकी माँ से छीन लेता है, फिर उनका खून पी लेता है। इसलिए ये लोग फुजुजू का सहारा लेकर माँ और बच्चे को से दूर रखते हैं। फुजुजू भी एक शैतान है, लेकिन लोग उसे अपनी हिफाजत के लिए यूज करते हैं। फिर फादर मैरियन ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें फुजुजू का स्टैचू मिलता है और वहां पर दो डॉगी भी होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो इस बात का इशारा होता है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों शैतान यानी फुजुजू और लेमिस्टर। इसके बाद जॉर्ज टाउन शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस मैकनील को दिखाया जाता है, जो कि मूवी में एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही होती है और अपने डायरेक्टर की एक मूवी जो स्टूडेंट के ऊपर बनाई गई है उसमें काम कर रही क्रिस की 12 साल की बेटी रीगन होती है। क्रिस एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है जिसके पास शोहरत और दुनिया की हर एक चीज होती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि दोनों माँ और बेटी एक साथ होती हैं। क्रिस को अपनी बेटी के टॉयज में एक ओजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी बेटी से उस ओजा बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर इससे खेलती हूँ। वह उससे कहती है कि ये गेम अकेले खेलने वाला नहीं है, जिस पर वह जवाब देती है कि मैं इस गेम को अकेले नहीं खेलती, बल्कि मेरे साथ कैप्टन हाउडी भी इस गेम को खेलते हैं। इस पर क्रिस कहती है कि चलो अब हम दोनों खेलते हैं, तुम मुझे बताना कि यह कैसे खेला जाता है। जब वह खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाती तो खुद ब खुद वह बोर्ड उससे कहीं दूर चला जाता है। इस चीज को क्रिस मजाक में लेती है और वो मजाक में अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ओजा बोर्ड खेलना नहीं चाहती। उस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि आप इसको खेलें। क्रिस उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेती पर मजाक समझती है। एक बार क्रिस सो रही होती है तो उसके पास किसी की कॉल आती है। जब वह जागती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसके पास सो रही है, जिसकी वजह से वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बेड हिल रहा था और इस वजह से मेरे लिए उसके ऊपर सोना मुश्किल हो गया था। क्रिस अब भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। क्रिस को लॉफ्ट रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें वह पहले भी सुनती रहती थी। वह ऊपर फ्लोर पर जाकर देखती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन रेगन को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो डॉक्टर के साथ वह बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करती है और उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उनकी बेटी को नर्व की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है और अब उसे ज्यादा गुस्सा आता है और आगे जाके यह डिप्रेशन में बदल जाएगा। इस पर क्रिस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी को किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर डॉक्टर उससे कहते हैं कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते, हो सकता है कि इसी की वजह से वह टेंशन में हो। इसके बाद फादर कैरिस को दिखाया जाता है जिसकी मदर को उसका भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और इस बात को लेकर कैरिस बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसकी मदर का पाँव फ्रैक्चर होता है और वो किसी भी डॉक्टर को अपने ट्रीटमेंट नहीं करने दे रही है और यहाँ पर एडमिट कराने की वजह भी यही होती है। फादर कैरिस चाहते थे कि अपनी मदर को इस हॉस्पिटल से निकाल कर किसी अच्छे हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन वो यह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इससे उनकी माँ की मौत हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और पार्टी के दौरान उनकी बेटी वहां पर आ जाती है। वहां पर मौजूद एक गेस्ट से कहती है कि उसके डैडी उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में हैं और इसी दौरान वह खड़ी खड़ी यूरिन कर देती है। यह सब कुछ देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। क्रिस रेगन को नहलाकर उसके बेड पर लेटा के जब वापस जाती है तो उसका बेड बहुत तेजी से हिलना शुरू हो जाता है, जिससे रेगन चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस भी यह सब देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्रिस उसे दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसके ऊपर सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। अब उसकी तकलीफें बढ़ती जा रही थी। कभी कभी वह हवा में उछलकर बैठ जाती, कभी चिल्ला रही होती कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते वह पोजेस होती जा रही थी और डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाती। डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर गहरी नींद सुला देता है। क्रिस जब डॉक्टर से घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी डायरेक्ट टोवा की छत से गिरकर मौत हो गई है और उस वक्त वह रेगन के पास होता है। वो इसलिए होता है ताकि वह अकेली न रहे।
लेकिन तभी रेगन उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना होता है। उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। क्रिस उसे देखकर घबरा जाती है। अब डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि उसके ऊपर वह पहले ही बहुत सारे टेस्ट कर चुके थे और अजीब बात यह थी कि उसके टेस्ट में कोई भी बीमारी नहीं आई, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। इसलिए वो क्रिस को मशवरा देते हैं कि वह किसी एग्जॉर्सिस्ट के पास जाए और रेगन का एग्जॉर्सिज्म कराए। अब हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट विलियम, जो कि बर्क का केस को हैंडल कर रहे थे, वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं और वे उसे बताते हैं कि बर्क की डेथ में बहुत सारी अजीब चीजें हुई थी और वो बिल्कुल सही सही बताते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ टर्न हो गई थी। यह इस बात का सिंबल था कि उसे किसी शैतान ने मारा है। विलियम के वहां से जाने के बाद रीगन बहुत तेज चिल्लाने लगती है। क्रिस जब उसके रूम में जाकर देखती है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को बहुत ज्यादा जख्मी कर लिया था और वह खुद को जख्मी किए जा रही थी। जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, वह क्रिस पर भी हमला कर देती है। इतनी ही देर में उसकी सर्वेंट वहां पर पहुंच जाती है। वह दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है और वहां पर रखा हुआ एक सोफा खुद ही मूव होकर दरवाजे के पास आता है और उसे मजबूती से बंद कर देता है। और रूम में रखी हुई अलमारी भी अपने आप ही क्रिस पर गिरने लगती है, लेकिन उसी वक्त क्रिस वहां से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। उसी वक्त उसकी बेटी अपना पूरा सर पूरी तरह से टर्न कर लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। रीगन बर्क की आवाज में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। यह सुनकर क्रिस फौरन समझ जाती है कि बर्क को भी उसी शैतान ने मारा है। रीगन पर इस शैतान का बहुत बुरा साया है। इसे किसी चीज ने पोजेस कर लिया है। जब क्रिस को इस बात का पता चलता है तो वह फादर कैरिस से मिलती है। वह रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी को एक्सोर्सिज्म करें, लेकिन फादर कैरिस पहले तो इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वह इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जब फादर कैरिस रीगन के पास जाते हैं तो उस वक्त शैतान बुरी तरह रीगन के ऊपर हावी हो चुका था और रीगन कैरीज को उसकी मदर की डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। वह सोचता है कि रीगन को मेरी मदर की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसने जो कुछ बताया बिल्कुल सही बताया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह थी कि एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए एक चर्च को यह प्रूफ देना होता है कि जिसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने वाले हैं उसके ऊपर वाकई में किसी शैतान का साया है। रीगन की बॉडी पर यह भी लिखा होता है हेल्प मी। क्रिस का फादर कैरीज को यह बताना कि वो की डेथ भी ऐसे ही हुई थी। ये जानने के बाद फादर कैरीज को इस बात पर यकीन हो जाता है कि वाकई में रीगन पर किसी शैतान का साया है। फादर कैरीज रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं। उस रिकॉर्डिंग में वह फादर मैरीन का भी नाम ले रही होती है। दूसरी तरफ कैरीज चर्च से एग्जॉस्ट सिस्टम करने की परमिशन तो लेते हैं, लेकिन चर्च उनके साथ किसी एक्सपीरियंस फादर को, यानी कि जिन्होंने पहले भी एग्जॉर्सिज्म किया हुआ है, उन्हें साथ भेजने का डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर चर्च फादर के साथ फादर मैरीन को ही भेजते हैं। फादर मैरीन जब उन लोगों के घर जाते हैं तो रीगन बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें निकाल रही होती है। वह कहते हैं कि उन्हें फौरन ही एग्जॉर्सिज्म करना स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर उसका एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म सिस्टम के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, वह बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है। वह चीखते हुए फादर कैरीज और फादर मैरीन को बहुत बुरी तरह अब्यूज करती है और उसके साथ ही उसका बेड बुरी तरह से मूव करना शुरू कर देता है। वह उनकी नज़रों के सामने ही खुद ब खुद उठकर हवा में चली जाती है, लेकिन वो एग्जॉर्सिज्म सिस्टम को नहीं रोकते। वो कंटिन्यू रखते हैं और उसका बेड नीचे आ जाता है। अब वो शैतान अपनी ताकत से चीजों को उधर इधर फेंकने लगता है। फादर मैरीन को अब्यूज करता है। रीगन के हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती, रीगन हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर अपना कंट्रोल करके उसे नॉर्मल करते हैं। इसी दौरान फादर मैरीन को शैतान पेजुजू का साया नजर आता है। यहाँ पर फादर कैरीज शैतान की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहे थे। इसके बाद फादर कैरीज एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो शैतान के पास जाते हैं, वह उनकी माँ की आवाज में बोलता है और एक बार यह फिर से ब्लेम करता है कि उनकी मदर को उन्होंने ही मारा है।
उसी दौरान फादर कैरीज अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मैरिन कहते हैं कि वो फिलहाल यहाँ से बाहर चले जाएं। फादर मैरिन अकेले ही एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फादर कैरीज थोड़ी देर बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को भी मार डाला। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह शैतान से कहते हैं कि वह रीगन को छोड़कर उसकी बॉडी में आ जाए, और वो शैतान ऐसा ही करता है। वो रीगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरीज की बॉडी में चला जाता है। तभी फादर कैरिश को शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उस रूम की खिड़की से कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। इस तरह फादर कैरिश इस दुनिया को छोड़ देते हैं। रीगन बिल्कुल नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। वह अब सब कुछ भूल चुकी होती है। उसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं होती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रीगन अपनी मदर के साथ उस जगह को छोड़कर चली जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की स्टोरी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।